बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का ट्रीटमेंट देख लेते हैं। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का ट्रीटमेंट ना 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है ड्यू टू अननोन कॉज और एक है ड्यू टू नोन कॉज। फॉर एग्जांपल ब्लड कल्चर भेज दिया है, हमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन हिस्ट्री पे ये फाइंड आउट हो गया है कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, लेकिन स्पेसिफिकली कौन सा ऑर्गेनिज्म करवा रहा है हमें उस चीज़ का आइडिया नहीं है। तब हमने ये वाली गाइडलाइन को फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद जब ब्लड कल्चर की रिपोर्ट आ जाएगी और हमें पता लग जाएगा कि कौन सा पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म मेनिंजाइटिस करवा, हमने एंटीबायोटिक्स को तब्दील कर देना है। उसके अकॉर्डिंगली जो उस ऑर्गेनिज्म के स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स होंगे ना, फिर हमने पेशेंट को वो देनी है, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस ड्यू टू अननोन कॉज। इसमें कुछ कंडीशन है। अगर पेशेंट की एज 60 ईयर से कम है तो हमने एंटीबायोटिक्स में सबसे पहले थर्ड जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन देनी है। सेफ्ट्रेक्साइन या सेफ्ट्राइजोन इन दोनों में से कोई एक देनी है। लेकिन अगर स्ट्रेन पेनिसिलिन रेजिस्टेंट है तो फिर हमने साथ में वेनकोमाइसिन भी ऐड करनी है, ठीक है। दूसरी कंडीशन है, या तो पेशेंट की एज 60 से ज़्यादा हो या कुछ रिस्क फैक्टर प्रेजेंट हो। किस तरह? या तो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म हम सस्पेक्ट कर रहे हो कि लिस्टीरिया है, ब्रेन स्टेम साइन है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है या अल्कोहलिक पेशेंट। सेफ्ट्राइजोन और सेफ्ट्रेक्साइन दोनों में से कोई एक देनी है और साथ में हमने एम्पेसिलिन या एमोक्सिसिलिन में से कोई एक देनी है, ठीक है। और अगर इसमें भी स्ट्रेन पेनिसिलिन रेजिस्टेंट है तो फिर हमने थर्ड जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन को रिप्लेस कर देना है वेनकोमाइसिन के साथ, लेकिन साथ में एम्पेसिलिन और एमोक्सिसिलिन जो है ना वो लाजमी ऐड करनी है, क्योंकि ये स्पेसिफिकली लिस्टीरिया के अगेंस्ट होती है, ठीक है। इसलिए हमने क्या करना है कि अगर पेशेंट की एज 60 से ज़्यादा है और कोई रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है तब हमने क्या करना है, सेफ्ट्राइजोन सेफ्ट्रेक्साइन या एम्पेसिलिन, और इसके साथ क्या देना है, एम्पेसिलिन और एमोक्सिसिलिन। इसके अलावा अगर पेनिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेन है तो हमने क्या करना है कि हमने वेनकोमाइसिन देनी है, साथ में एम्पेसिलिन या एमोक्सिसिलिन में से कोई एक देनी है, ठीक है। उसके बाद अगर एनाफाइलेक्सिस है टू बीटा लैक्टम ड्रग्स तो फिर उस कंडीशन में हमने क्लोरामफेनिकोल प्लस वेनकोमाइसिन देनी है, और अगर पेशेंट की एज 60 से ज़्यादा है तो हमने साथ में कोट्राइमोक्साजोल ऐड कर देंगे इन 4 डोजेस, ओके। इसके अलावा आ जाती है एडजंक्टिव थेरेपी, डेक्सामेथासोन। ये स्पेसिफिकली अगेंस्ट द बैक्टीरिया अटैक नहीं करती, लेकिन इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करती है। तो हम ये एंटीबायोटिक से पहले देते हैं या एंटीबायोटिक की जो फर्स्ट डोज है ना उसके साथ देते हैं। एंटीबायोटिक्स के बाद नहीं देनी, क्योंकि फिर ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती। ब्लड कल्चर की रिपोर्ट आ गई है और हमने पेशेंट की एम्पिरिक थेरेपी स्टार्ट करवा दी थी, तो हमने क्या करना है कि एंटीबायोटिक्स को उस ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंगली जो है ना वो तब्दील कर देना है, ठीक है। अगर स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी है, ठीक है, पहले तो ये देख लें कि अगर निजेरिया हो, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी हो विच इज सेंसिटिव टू बीटा लैक्टम एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, तब हमने थर्ड जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन ही कंटिन्यू करवानी है, ठीक है। लेकिन अगर स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी विच इज रेजिस्टेंस टू बीटा लैक्टम हो तो फिर हमें वेनकोमाइसिन ऐड करनी है, ठीक है। अगर लिस्टेरिया होगा तो एमोक्सिसिलिन देनी है, और अगर मेनिंजोकोकल है तो उसके लिए स्पेसिफिकली बेंजाइल पेनिसिलिन देनी है, ओके। कॉम्प्लिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं। जब पाया और एरेक्नोइड मैटर में इन्फेक्शन होता है तो इम्यून रिस्पांस की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी सेल्स अकुमुलेट हो जाते हैं। जब वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी सेल्स अकुमुलेट होते हैं तो जो दोनों लेयर्स होती हैं ना वो कंजेस्टेड हो जाती हैं और वहाँ पस बनना शुरू हो जाती है। कुछ दिनों के बाद ऐसे होता है कि जब पस ऑर्गेनाइज होती है ना तो दोनों लेयर में एडहेजन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। एक तो सीएसएफ का फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होता है तो हाइड्रोसेफलस हो सकता है। दूसरी ये है कि क्रेनियल नर्व्स डैमेज होंगी तो मोस्ट प्रोमिनेंटली हियरिंग लॉस हो सकता है। तीसरा ये है कि कंप्रेस कर देती हैं आर्टरीज को तो सेरिब्रल इन्फार्क्ट हो सकता है। चौथा ये है कि ब्रेन टिश्यू में स्वेलिंग हो जाएगी तो सेरिब्रल एडिमा हो जाएगा, जिसकी वजह से कुछ साइंस होते हैं जो मैंने पहले क्लिनिकल फीचर्स में डिस्कस, डेंजरस होता है, ये बहुत जल्दी स्प्रेड करता है, इसलिए इसकी प्रिवेंशन जो है ना वो बहुत जरूरी होती है। अब इसकी प्रिवेंशन कैसे करनी है? पहली बात तो ये है कि इसकी ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेन्स होते हैं, ठीक है। उसमें डिफरेंट ग्रुप्स हैं। जो ग्रुप ए और ग्रुप सी है ना उसके अगेंस्ट वैक्सीन प्रेजेंट होती है, लेकिन जो ग्रुप बी है उसके अगेंस्ट वैक्सीन नहीं प्रेजेंट होती। तो अगर इन स्ट्रेन से इन्फेक्शन हुए तो वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। दूसरा प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स देते हैं, ठीक है। अब प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट मिलेगा किस किस को? जब पेशेंट की डिजीज का ऑनसेट हुआ है उससे 7 दिन पहले तक जो उसके कांटेक्ट में थे, हाउस होल्ड कांटेक्ट थे या कांटेक्ट विद पेशेंट ओरल सिक्रीशंस, इन सबको प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट मिलेगा, ठीक है। या एयरक्राफ्ट कांटेक्ट थे, पेशेंट ने कहीं ट्रैवल किया है और उसके साथ जो पैसेंजर थे उनका टाइम पेशेंट के साथ 8 घंटे से ज़्यादा गुजरा है तो उन्हें भी प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट मिलना है, ठीक है। इसके अलावा चाइल्ड केयर, नर्सरी, स्कूल कॉन्टैक्ट्स हैं, इन सबको प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट मिलना है, ठीक है। अब प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट में मिलेगा क्या? जो अडल्ट है उन्हें सिप्रोफ्लॉक्सासिन दी जाएगी, लेकिन अगर सिप्रोफ्लॉक्सासिन को रेजिस्ट कर रहे हैं, इंटॉलरेंस है, तो फिर हमने रिफेम्पिसिन देनी है, ठीक है। लेकिन जो बच्चे हैं उन्हें रिफेम्पिसिन ही देनी है प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स में। नेक्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस। इसमें मेनली माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस करवाता है और ये मेनली बेस ऑफ द ब्रेन को अफेक्ट करती है। इसके क्लिनिकल फीचर्स भी सेम वही हैं जो पायोजेनिक मेनिंजाइटिस के हैं, लेकिन इसमें लो ग्रेड फीवर होता है, ठीक है। और इसकी ट्रीटमेंट में हमने एटीटी देनी है, जिसमें 2 महीने के लिए आइसोनाइजाइड रिफेम्पिसिन, पैराजिनामाइड और एथेम्ब्यूटोल देंगे, और अगले 7 महीने के लिए आइसोनाइजाइड और रिफेम्पिसिन देनी है, ठीक है। इसके अलावा स्टेरॉइड्स दे सकते हैं। ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस की 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज तो ये है कि जिसमें साइन एंड सिम्पटम्स तो प्रेजेंट है लेकिन कॉन्शियसनेस इंपेयर नहीं हुई है, ठीक है। दूसरी स्टेज ऐसी आती है जिसमें फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट है लेकिन पेशेंट कोमा में नहीं है। और थर्ड स्टेज वो होती है जिसमें सिवियर साइन एंड सिम्पटम भी है और पेशेंट कोमा में भी चला गया, ठीक है। सीएसएफ की फाइंडिंग्स क्या मिलेंगी बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, वायरल मेनिंजाइटिस और ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस में? अच्छा, इसके जो पैरामीटर्स हैं उसके लिए मैंने एक निमोनिक बनाया है, गुड कैप, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली आप पहले पैरामीटर्स लिख लोगे, फिर जी से ग्लूकोज एंड ग्राम स्टेनिंग, डी से डिफरेंशियल काउंट, सी से व्हाइट सेल काउंट, ए से अपीयरेंस एंड पी से प्रेशर एंड प्रोटीन। नॉर्मल प्रेशर होता है 9 to 18 मिलीमीटर वाटर और प्रोटीन होती है 15 to 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब अगर ग्लूकोज की बात करें ना तो ग्लूकोज बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में बहुत ज़्यादा कम होता है मार्कली, लेकिन वायरल में नॉर्मल होगा, ट्यूबरकुलोसिस में भी कम होगा, लेकिन बैक्टीरियल में बहुत ज़्यादा कम होगा। ग्राम स्टेनिंग की बात करें तो बैक्टीरियल में पॉजिटिव होगी, लेकिन वायरल और ट्यूबरकुलोसिस दोनों में नेगेटिव होगी। डिफरेंशियल काउंट में बैक्टीरियल में पॉलीमोर्स होंगे जिसमें न्यूट्रोफिल स्पेसिफिकली होंगे, और वायरल में मोनोन्यूक्लियर विच इंक्लूड लिम्फोसाइट्स। ट्यूबरकुलोसिस में मिक्स्ड होगी, पॉलीमोर्स भी हो सकते हैं और मोनोन्यूक्लियर भी हो सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं व्हाइट सेल काउंट। बैक्टीरियल में ये ऑलमोस्ट 1000 to 20,000 होंगे, वायरल में 10 to 2000 एंड ट्यूबरकुलोसिस में 50 to 5000। अपीयरेंस की बात करें तो बैक्टीरियल और ट्यूबरकुलोसिस दोनों क्लाउडी अपीयरेंस होगी, लेकिन वायरल में क्लियर अपीयरेंस होगी। प्रेशर जो है वो बैक्टीरियल और ट्यूबरकुलोसिस दोनों में रेज होगा, लेकिन जो वायरल है उसमें नॉर्मल होगा। और प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन बैक्टीरियल और वायरल दोनों में रेज होगी, लेकिन ट्यूबरकुलोसिस में बहुत ज़्यादा रेज होगी, मार्टली रेज होगी, ठीक है।